हेलो एवरीवन। सो आज हम लूसेंट लेकर आए हैं एंड लूसेंट में हम लाए हैं पॉलिटिकल साइंस। सो हमें पूरी लूसेंट नहीं पढ़नी है, हमें लूसेंट में मेन चीज़ें पढ़नी है जो मोस्टली एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हमें वो पढ़ना है, हमें पूरी लूसेंट नहीं पढ़नी। ठीक है, तो फिर उसी को लेकर आज मैं पॉलिटिकल साइंस लेकर आई हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट है, मेन पॉइंट जो भी हैं मैं आपको वो सभी बताऊंगी। ठीक है, आपको पूरी लूसेंट नहीं पढ़नी है, ठीक है, मेन पढ़ना है लूसेंट का। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को ये पेज दिख रहा होगा, ठीक है। सो हमारा आज का जो टॉपिक है लूसेंट का पॉलिटिकल साइंस, हम पहला पेज है ये पॉलिटिकल साइंस का लूसेंट में, जो कि भारतीय संविधान है। तो इसमें हमें ये सारा नहीं पढ़ना, ठीक है, सारा थ्योरिकल हमें नहीं पढ़ना, हमें इसमें मेन चीज़ें पढ़नी हैं और जो मैं आज आपको अंडरलाइन करवाऊँगी बस आपको ये ही एग्ज़ाम में पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम पहला हमारा ये ही है, एक मिनट हम इसे और छोटा कर लेते हैं। सो पहला हमारा ये ही है, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ओके, हमें अंडरलाइन करते हुए चलना आप सभी, मैं आपको बताती रहूँगी। स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। ओके, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी वे निम्न हैं। अब देखते हैं वो क्या है, आप सभी को यहाँ से यहाँ तक ये अंडरलाइन करना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ये 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है। बी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। सी, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ओके, इसकी विशेषताएं देखते हैं। सो विशेषताएं हमें इसकी सारी नहीं पढ़नी है, विशेषताओं में भी हमें इसके मेन चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि इसमें हमें एक ये पढ़ना है और एक ये पढ़ना है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया है। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सर एलिजाह इम्पे और अन्य जो न्यायाधीश थे वो थे चैम्सबर्ग, लिमेंस्टर और हाइट। ठीक है, सो ये बस इतना ही हमारा इम्पोर्टेंट है, ये वाला बीच का आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर। सो फोर्थ नहीं पढ़ना आपको, फोर्थ नहीं पढ़ना है, फिफ्थ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 1784। ये इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम को मुख्य विशेषता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसमें पूछ लेते हैं कि कौन से चार्टर अधिनियम में 20 वर्षों के लिए जो अधिकार थे वो चीज़ें चलाई थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। और कुछ सीमाओं के अधीन, एक मिनट आ जाते हैं हम, रुकना है अभी। नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। ओके, तो नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, इसमें ये हमें सारा नहीं पढ़ना है, इसमें ये बस हमें यहाँ तक पढ़ना है। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता 1833 के चार्टर अधिनियम पहली है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ओके, सो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें एक ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। ओके, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी मिली। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ठीक है, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है इतना। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद की पहली बार बजट, ये इम्पोर्टेंट है। पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। ओके, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की, बस इसका ये आपका यहीं तक इम्पोर्टेंट है। ओके, नीचे आते हैं। अब नीचे यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है नोट, जो नोट में है हमारा ये इम्पोर्टेंट है। 1919 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा। ओके, देखिए ये सारा हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, इम्पोर्टेंट जो है अब हमारा वो यहाँ पर आइए 1935, एक मिनट, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और उनके देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ
में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। मतलब कि उनकी इच्छा अनुसार, अगर वो चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं है। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई। ओके, और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। तो ये आपको बस यहाँ तक करना है, ठीक है। इससे नीचे आपको ये नहीं करना है। 7 ठीक है, तो आपको ये सभी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम इस पर 1947। 1947 ईस्वी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे: पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ठीक है, बस इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड A.B. अलेक्जेंडर। सो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ से कि कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे उनमें से 1 को दे देते हैं या 2 को दे देते हैं या 3 को दे देते हैं, उस तरीके से पूछ लेते हैं कि कौन था कौन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निश्चित हुए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। ठीक है, नेक्स्ट नोट। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। क्वेश्चन बन जाता है कौन ऐसी देशी रियासत थी जिसके सदस्य संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे? कौन था वो? हैदराबाद था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य 3
प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। सो आपको यहाँ तक निशान लगाने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। सो पहला है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये सारा पढ़ना है आपको। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। कौन कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति पहली, जो जिसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। एंड नेक्स्ट, अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे हम डेली ऐसी थोड़ी थोड़ी वीडियो कंप्लीट करते चलेंगे और मेन पॉइंट लगाएंगे जो एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हम पूरी लूसेंट ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बनिए रहना और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।